मृदु अम्ल तथा क्षार HSAB जिसे बोलते हैं हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं और जो क्षार होते हैं वो क्या होते हैं। अगर अम्ल की अपन बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे आप अम्ल बोलते हैं। और क्षार किसे बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है। नॉर्मल बेसिकली बात ये होती है, बेसिक सी बात है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दाता हुआ तो क्षार, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जो अम्ल। अब आते हैं अपन हार्ड और सॉफ्ट पे। एक होता है हार्ड, कठोर, ओके, सॉफ्ट, मृदु। अब देखो जो कठोर होगा ना, उसका मतलब आप जनरली देखो कठोर का आकार छोटा होगा, आकार छोटा आपको देखना है। कठोर का क्या होगा? आकार छोटा होगा। सॉफ्ट का जो आकार होगा वो बड़ा आकार होगा, ठीक है। अब अपन जनरली बात करते हैं कि कठोर अम्ल, कठोर क्षार क्या है, ओके। तो देखते हैं कठोर अम्ल के बारे में। पहले कठोर अम्ल के बारे में आप देखो, जो कठोर अम्ल होते हैं वो ऐसे स्पीसीज होते हैं जिनका आकार क्या होगा? आकार की अगर अपन बात करें तो आकार होता है छोटा। अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता की बात करें तो इनकी विद्युत ऋणता होती है ज्यादा। इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है। इनकी जो ध्रुवण क्षमता होती है वो अधिक होती है। ध्रुवण क्षमता इनकी क्या होती है? अधिक होती है। तो ये होते हैं कठोर अम्ल। अगर कठोर अम्ल की जगह अपन बात करें जो आपके मृदु हैं, मृदु अम्ल की बात करते हैं अपन, मृदु अम्ल की बात करते हैं। तो जो मृदु अम्ल है उनके लिए, मृदु के लिए आप क्या लिखोगे? मृदु अम्लों का क्या होगा? आकार छोटा, एक तो बड़ा होगा, सही है। दूसरी बात, जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता है, वो कम होगी। थर्ड, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था होगी, वो कम होगी। और फोर्थ, इनकी जो ध्रुवण क्षमता है, जो इनकी पोलराइजेबिलिटी है, वो भी कम होगी। तो ये हो गया आपका कठोर अम्ल और कठोर क्षार, कठोर मृदु अम्ल और मृदु क्षार के बारे में। वैसे ही देखो कठोर अम्ल पढ़ा, वैसे ही कठोर क्षार देख सकते हैं आप, ठीक है। कठोर क्षार के लिए बस एक चीज ध्यान रखना है कि क्षार इलेक्ट्रॉन दाता होता है और अम्ल होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। कठोर क्षार के लिए भी यही प्रॉपर्टी आएगी कि उन कठोर क्षार का आकार छोटा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। ये चीजें देखनी है। वही यहां पे आप मृदु क्षार के लिए भी देख सकते हैं। तो यहां से अपन ने देख लिया कठोर अम्ल, कठोर क्षार, मृदु अम्ल और मृदु क्षार। इसके आगे चलते हैं और आगे अपन इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो जो हार्ड एसिड है, हार्ड एसिड यानी कठोर अम्ल है, इनके एग्जाम्पल्स बताता हूं मैं। जैसे हो गए Mg+2, ठीक है, बेरिलियम+2 हो गया, Na+2+1 हो गया और कैल्शियम+2 हो गया। ये हो गए हार्ड एसिड के बारे में। अब अपन बात करते हैं हार्ड बेस के बारे में। H बेस मतलब हार्ड बेस, ओके, यानी कठोर क्षार के बारे में। कठोर क्षार होते हैं, क्या होंगे? कठोर क्षार मतलब जिनका आकार क्या होगा? छोटा होगा, ऐसे क्षार। तो अपन बात करें कठोर क्षार की, तो जैसे ये हो गए NH3 वाला हो गया, R3N वाला हो गया, H2O हो गया, ओके, फ्लोरीन हो गया, नेगेटिव चार्ज। कठोर क्षार होंगे जिनके या तो उन पे नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, ओके, समझ में आ रहा है इतना? तो अब थोड़ा आगे चलते हैं और सॉफ्ट की बात कर लेते हैं। तो सॉफ्ट एसिड के एग्जांपल्स बताता हूं। सॉफ्ट एसिड के जो आप एग्जांपल्स याद रखेंगे, PD+, पैलेडियम+2, प्लेटिनम+2 हो गया आपका, कॉपर+2 हो गया, समझ में आया? तो ये सॉफ्ट एसिड हैं। एंड आपके पास अब बात करते हैं सॉफ्ट बेस की। जो सॉफ्ट बेस हैं वो जैसे R3 फास्फोरस हो गया, R2S हो गया, ये सब सॉफ्ट बेस के एग्जाम्पल्स हो गए। तो यहाँ पे अपन ने देखा है जनरली जो कठोर अम्ल, कठोर क्षार, मृदु अम्ल और मृदु क्षार, इनके बारे में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपन थोड़ा HSAB सिद्धांत के बारे में देखते हैं। एक आता है लो आपका जिसे कहते हैं HSAB, ओके, HSAB सिद्धांत। देखो यहां से एक चीज आपको ट्रिक बताऊंगा, उससे आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो सोल्व हो जाएंगे। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो कठोर होता है,
कठोर कठोर होगा, कठोर कठोर की इंटरेक्शन होगी तो वो होगा स्थायी संकुल बनाएगा। ओके, अगर आपके पास मृदु मृदु की, मृदु प्लस मृदु की क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, तो आपका जो संकुल होगा वो स्थायी होगा। अगर आपके पास कठोर और मृदु आपने मिला दिया, कठोर और मृदु मिला दिया, तो वो संकुल क्या होगा, अस्थायी। ये बात ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है HSAB में कि कठोर, अब देखो आप चाहे कठोर अम्ल ले लो और कठोर सार की उसके साथ रिएक्शन कराओ तो स्थायी संकुल, मृदु अम्ल मृदु सार की स्थायी, या मृदु सार मृदु अम्ल स्थायी। अगर आपने कठोर सार मृदु अम्ल ले लिया तो अस्थायी, या कठोर अम्ल मृदु सार ले लिया तो भी अस्थायी संकुल बनेगा। इसके जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन में आता है एक, देखिए जैसे Li, यहाँ पे देखिए LiI है और लिथियम फ्लोराइड है, इन दोनों, ये दोनों दे दिया और उसने कहा कि जो LiHF है ये है जो स्थायी है, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड है ये स्थायी है बजाय लिथियम आयोडाइड के। क्या कारण है, तो इसका कारण यही है, देखो आपका जो लिथियम है वो क्या है, लिथियम है आपका हार्ड बेस, सॉरी हार्ड एसिड है, तो इसे Ha से दर्शा दिया, यानी कठोर अम्ल है। जो आयोडाइड है आई, वो क्या है, ये सॉफ्ट बेस है आपके पास, ये क्या है, सॉफ्ट बेस है। जो लिथियम है वो हार्ड एसिड है, आपको पता है। और फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन है आपके पास हार्ड बेस। ओके, अब देखो आप यहां पे पढ़े हैं कि कठोर कठोर की इंटरेक्शन होगी तो स्थायी होगा, अगर मृदु मृदु की इंटरेक्शन होगी तो स्थायी होगा। अब इस एग्जांपल में देखिए, इसमें देखिए LiI में देखिए क्या क्या हो रहा है, हार्ड एसिड और सॉफ्ट बेस, यानी हार्ड की और सॉफ्ट की इंटरेक्शन हो रही है, यानी हार्ड सॉफ्ट यानी कठोर और मृदु की, तो ये कौन सा होगा, ये होगा अस्थायी। समझ में आया। यहाँ पे LiF में देखिए एक तो हार्ड एसिड है और दूसरा है हार्ड बेस, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हार्ड हार्ड यानी कठोर कठोर की हो रही है इंटरेक्शन, तो ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। ओके, इस ओनली एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करवाया जाएगा, सो गाइस ध्यान से देखिएगा। अगर अपन एक एग्जांपल और लें, देखिए एग्जांपल अपन लेते हैं CH3F और CH3I की। देखो CH3 क्या है, यहाँ पे सॉफ्ट है एसिड एंड F है क्या है, हार्ड है। CH3 क्या है, सॉफ्ट, और I क्या है, यहाँ पे आयोडीन क्या है, सॉफ्ट है। तो ये देखो यहाँ पे सॉफ्ट टू सॉफ्ट मृदु मृदु की इंटरेक्शन हो रही है, तो ये क्या होगा, स्थायी। यहाँ पे सॉफ्ट एंड हार्ड की इंटरेक्शन हो रही है, तो ये क्या होगा, अस्थायी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, AgI2- और AgF2-। अब देखो इनमें से AgI2 ज्यादा स्थायी है AgF2 से, क्यों, इसका कारण क्या है, इसका कारण देखिए, क्योंकि Ag क्या है, सिल्वर क्या है, सॉफ्ट एसिड, आयोडीन क्या है, सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड, और फ्लोरीन क्या है, हार्ड बेस। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉफ्ट सॉफ्ट की इंटरेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखो सॉफ्ट सॉफ्ट, ये है सॉफ्ट और हार्ड, तो ये क्या होगा, स्थायी होगा, और ये सॉफ्ट और हार्ड वाला क्या होगा, अस्थायी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, इनका आपको ध्यान रखना होगा। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, जैसे COF6 3- ये है, और एक संकुल है आपके पास COI6-3। इन दोनों संकुलों में ये संकुल जो F6 वाला है, ये संकुल ज्यादा स्थायी है, क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि जो देखो कोबाल्ट है, CO कोबाल्ट है, ये हार्ड एसिड है, और F है, ये क्या है, हार्ड बेस है। ओके, कोबाल्ट है हार्ड, और आयोडीन क्या होगा, जो आयोडीन है वो आपके पास सॉफ्ट होगा। तो देखो हार्ड हार्ड की इंटरेक्शन हो रही है, तो ये क्या हो गया, स्थायी हो जाएगा आपके पास, और सॉफ्ट एंड हार्ड की इंटरेक्शन हो रही है, तो ये क्या हो गया, आपके पास अस्थायी संकुल हो जाएगा। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को आपको डील करना है। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार भी आते हैं कि कोई रिएक्शन दे दे आपको और पूछे कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए आपको देखिए एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं, CSF+LiI, ये आपके पास रिएक्शन दे रखी है, और रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट भी दे रखा है LiF+CSI। आपको पूछा है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए पहले सीजियम क्या है आपका, सॉफ्ट एसिड, फ्लोरीन क्या है, हार्ड, ओके, लिथियम क्या है आपका,
लिथियम है हार्ड एसिड एंड आयोडीन है आपका सॉफ्ट। यहाँ पे देखिए लिथियम क्या है, हार्ड है, फ्लोरीन क्या है, हार्ड है, सीजियम क्या है आपके पास, सॉफ्ट है, और आयोडीन क्या है, सॉफ्ट है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो सॉफ्ट एंड हार्ड है, यानी ये अस्थाई है, और यहाँ पे देखो हार्ड हार्ड, सॉफ्ट सॉफ्ट, तो ये तो भाई स्थाई हो गया ना। ये हार्ड सॉफ्ट है, ये भी अस्थाई होगा, तो ये रिएक्शन इधर होने के चांस हैं कि नहीं है, यानी ये अस्थाई से स्थाई में कन्वर्ट होगी, तो ये रिएक्शन होगी। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों का आपको डील करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कुछ। अब देखो ये क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन और आता है कि देखो वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे सारे वीडियोस आपको जरूर मिलेंगे, बीएससी से रिलेटेड, एमएससी से रिलेटेड। क्वेश्चन आता है कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है, उसके जो कार्बोनेट हैं, उसके क्या है जो, सॉरी 1 मिनट, जो आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो खनिज के रूप में, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। ओके, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2-, ये आपका कार्बोनेट है। तो आपको ध्यान रखना है ये कार्बोनेट के रूप में ही क्यों पाए जाते हैं, जबकि जो आपका कॉपर हो गया, Ag हो गया, ये है ना, ये सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। ये किसके रूप में, सल्फाइड के रूप में। कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, और कॉपर और Ag है वो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। क्यों, इसका कारण क्या है, सल्फाइड होता है S-2। ओके, तो आप ध्यान दो क्या है कि जो कैल्शियम है वो हार्ड एसिड है, मैग्नीशियम क्या है, हार्ड एसिड है, जबकि जो कार्बोनेट है वो क्या है, हार्ड बेस। ओके, एक बात तो ये ध्यान रखो, पहले समझो इसे। कॉपर क्या है, कॉपर है आपका सॉफ्ट एसिड। ओके, Ag क्या है आपका सॉफ्ट एसिड है, और जो सल्फाइड है वो क्या है, सॉफ्ट बेस है। अब आप बताओ कि जो हार्ड वाला है हार्ड से रिएक्शन करेगा सॉफ्ट से, हार्ड वाला ऑब्वियसली हार्ड से रिएक्शन करेगा और स्थायी संकुल बनाएगा, तो आपके पास जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट बन जाएंगे आपके पास। समझ में आया, यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से रिएक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि भाई कैल्शियम हार्ड एसिड है, हार्ड है, और कार्बोनेट भी हार्ड है, कठोर है, कठोर कठोर से रिएक्शन करेगा तो स्थायी संकुल बनाएगा। अगर मृदु मृदु से रिएक्शन करता है तो भी स्थायी संकुल बनता है, बट जब कठोर और मृदु आपस में रिएक्शन करते हैं तो अस्थायी संकुल बनेगा। तो ये आपको ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इन क्वेश्चनों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन HSAB सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, सहजीवन भी पढ़ने वाले हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। अब अपन आते हैं HSAB के सिद्धांत। क्या क्या सिद्धांत हैं HSAB के, ओके। HSAB के सिद्धांतों के अगर बारे में मैं बताऊं तो पहला जो इसका सिद्धांत होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है इसका दूसरा नाम होता है आयनी सहसंयोजक बंध सिद्धांत। ओके, याद रहेगा क्या नाम है, आयनी सहसंयोजक बंध सिद्धांत, या इसे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। जो HSAB के 3 सिद्धांत थे बेसिकली, पहला था इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आयनी सहसंयोजक बंध सिद्धांत, दूसरा वाला जो सिद्धांत था पाई बॉन्ड सिद्धांत, और तीसरा जो सिद्धांत था वो पिट्जर थ्योरी थी। समझ में आया, तो मैं एक एक आपको बताता हूं। पहला बताता हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है उसमें जो अगर रिएक्शन करने वाले जो आपके अम्ल और क्षार हैं, अगर वो कठोर कठोर हैं, अगर अम्ल भी कठोर है और क्षार भी कठोर है, तो जो इनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड आपका आयनिक बॉन्ड बनता है। ये बात इसमें ध्यान रखना है। ओके, अगर आपके पास मृदु मृदु इंटरेक्शन होती है, या मृदु क्षार मृदु अम्ल क्रिया करता है, मृदु अम्ल या मृदु क्षार क्रिया करता है, यानी मृदु मृदु क्रिया करेंगे, तो आपके पास जो बंध बनेगा वो सहसंयोजक बंध बनता है।
ठीक है, सह संयोजक बंध बनता है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना, बस ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में ये मेन पॉइंट है इसका। भाई कठोर इंटरेक्शन होती है तो आपका आयनिक बंध बनता है, अगर मृदु इंटरेक्शन होती है तो आपका सह संयोजक बंध बनता है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है, इसके लिए मिसेनो ने एक लॉ दिया था, एक समीकरण दिया था, उसके बारे में भी अपन देखते हैं। एक मिसेनो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक समीकरण दिया और वो लो था, उसका जो समीकरण था वो क्या था, समीकरण था माइनस log k इज इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये चीज थी। यहां पे k क्या है, k जो संकुल है ना उसका अस्थिरता स्थिरांक है, x और y धातु आयन के पैरामीटर्स हैं, ए बी लिगेंड की राशियां हैं, सी क्या है, लिगेंड का एक कांस्टेंट होता है वो है। इसके बारे में मैं आपको लिख के बता देता हूं, चलो आपको समझ में आया या नहीं आया होगा तो देखते हैं अपन। 1 मिनट गाइस। जो आपका अपन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, उसमें मेसेनो ने एक समीकरण दिया था और वो समीकरण था माइनस log k इज इक्वल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये समीकरण था। इसमें जो k है ना वो क्या है, k है यहाँ पे संकुल का अस्थिरता स्थिरांक, संकुल का अस्थिरता स्थिरांक। ओके, ये बात समझ में आई। दूसरा क्या है, यहाँ पे x और y के बारे में अपन देखें, ये जो x है, सॉरी ये x है और ये y है, इसके बारे में देखें तो ये क्या है, x और y धातु आयन के पैरामीटर हैं। ये क्या है, धातु आयन के पैरामीटर। ओके, समझ में आया। अगर अपन बात करें a और b की, जो a और b है, ये a और ये b है, ये क्या है, ए और बी लिगेंड की स्थिर राशियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जो बचा सी है वो एक लिगेंड कांस्टेंट होता है, जो आपका सी है वो लिगेंड कांस्टेंट होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। अब इसमें देखिए आप जो y का मान है ना, आप कठोर अम्ल और कठोर क्षार कैसे ज्ञात करते हैं, कठोर मृदु। अब देखो एक बात देखो, यहाँ पे जो ये y है ना, y, इसके ऊपर ध्यान लगाओ, इस y पे अगर ये जो y का मान अगर 2.8 से कम हो, y का मान 2.8 से कम हो तो जो होंगे वो कठोर अम्ल होंगे। ठीक है, कठोर अम्ल, यानी कठोर अम्लों के लिए y का मान 2.8 से कम होता है। अगर मृदु अम्लों की बात करें तो y का मान ज्यादा होगा 3.2। ठीक है, यानी जो ये है ये मान होगा मृदु अम्लों के लिए। ओके, मृदु के लिए ये मान होगा 3.2 से। अब देखो ज्यादा, अब y का मान अगर 2.8 से 3.2 के मध्य में हो तो आप इसे बोलेंगे सीमांत, सीमांत या सीमावर्ती। ये यहां से ध्यान रखना है। इसमें थोड़ा सा जो आपका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है इसमें ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बाद में अपन आते हैं पाई बॉन्ड सिद्धांत पे, पाई बंध सिद्धांत। ओके, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पाई बॉन्ड सिद्धांत। पाई बॉन्ड सिद्धांत के बारे में अपन बात करें तो जे चेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था, जे चेट ने दिया था ये। और ये जो सिद्धांत है ये मृदु पे लगता है, आप मृदु पे इस सिद्धांत को लगा सकते हैं। ओनली एंड ओनली मृदु पे ये सिद्धांत लगेगा। कैसे लगेगा, देखो जो मृदु अम्ल या क्षार कुछ भी ले लो आप, मृदु होंगे तो उनका क्या होगा कि जो रिक्त डी कक्षक होंगे उनमें, यानी देखो आप जैसे फास्फोरस ले लिया, आर्सेनिक ले लिया आपने, सल्फर ले लिया, आयोडीन ले लिया, इन सब में क्या है, रिक्त डी कक्षक होंगे, रिक्त डी कक्षक होंगे। अगर रिक्त डी कक्षक है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड बना देंगे। समझ में आया। तो पाई बॉन्ड सिद्धांत मृदु पे लगता है, यानी जिनकी आप निम्न ऑक्सीकरण अवस्था, क्या बोल सकते हैं, जिनमें निम्न ऑक्सीकरण अवस्था हो उनमें ये लगता है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था पर ये लगेगा।
और जिनके जो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी तो उन पे भी ये लगता है। इसके बाद में अपन आते हैं पिट्जर की थ्योरी पे, ठीक है। थर्ड है आपका पिट्जर थ्योरी। ओके गाइस, एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। इस चैनल पे आपको इस प्रकार के सभी वीडियोस मिलेंगे बीएससी से रिलेटेड, और वन शॉट वीडियोस भी मैं डाल रहा हूं यहाँ पे कि आपका जस्ट जल्दी से रिवीजन हो सके, ठीक है। यानी एक वीडियो में पूरा यूनिट कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ, ठीक है। अगर अपन पिट्जर थ्योरी की बात करें तो ये लंडन और वंडरवाल्स पे ज्यादा फोकस करता है ये थ्योरी, लंडन बल एंड वंडरवाल्स, ठीक है। ओके अगर अपन बात करें तो जो मृदु मृदु की जो पारस्परिक क्रिया है ना, उसकी ध्रुवणशीलता के गुणनफल पर निर्भर करती है। पिट्जर थ्योरी कहती है कि जो मृदु मृदु की पारस्परिक क्रिया है, यहाँ पे मैं बताता हूं, मृदु मृदु की जो पारस्परिक क्रिया है, ये उसकी जो ध्रुवणशीलता है उसके गुणनफल पे डिपेंड करती है। समझ में आया? यानी अब अगर आप क्या करो, इनका आकार बढ़ाते हैं, आकार बढ़ाओ, पहली बात आकार, और इसकी ध्रुवणशीलता बढ़ा दो आप। आकार और ध्रुवणशीलता अगर आप बढ़ाते हैं तो यहां पे लंडन डिस्पर्जन एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं, लंडन डिस्पर्जन ये इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पिट्जर थ्योरी है, ये लंडन और वंडरवाल्स ने दी, वो इन बलों पे ये काम करती है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जो ध्रुवणशील, ये क्या होता है कि जो ये लंडन डिस्पर्जन एनर्जी बढ़ेगी ना, इसके कारण से बड़े आकार के ध्रुवणशील जो मृदु लिगेंड है उनके बीच जो बॉन्ड होगा उसका क्या होगा, स्थायित्व हो जाएगा। तो इस कारण क्या होगा कि जो पिट्जर थ्योरी है, लंडन और वांडरवाल्स बलों का सिद्धांत है ये, और ये मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया की व्याख्या करेगा, ठीक है। इसके अनुसार क्या होगा कि जो मृदु मृदु पारस्परिक क्रिया करने वाले जो समूह हैं उसकी ध्रुवणशीलता के गुणनफल, ठीक है, उस पर निर्भर करते हैं। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब देखते हैं अपन HSIB के सिद्धांत तो अपन ने पढ़ लिए। अब सिद्धांत के बाद में एक टॉपिक और आता है इस चैप्टर का, और वो टॉपिक है सहज जीवन, ठीक है। वो है सहज जीवन, वो आपको समझ में आना चाहिए, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि ये क्वेश्चन अब की बार आने वाले हैं इस चैप्टर के। ओके, सहजीवन देखो, सहजीवन में क्या है कि मानो आपके पास एक मृदु लिगेंड है, बिल्कुल सिंपल से समझाता हूं। मृदु लिगेंड है, वो मृदु केंद्र की ओर, मृदु केंद्र की ओर अटैचमेंट करने की प्रवृत्ति रखता है, मृदु केंद्र के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति रखेगा। यानी आप समझो, जैसे आपका जो ये है सहजीवन, इसमें आप क्या देख सकते हैं कि सहजीवन ये बताएगा आपको कि अम्ल और क्षार की जो कठोरता और मृदुता है उसको आप परिस्थितियां बदलकर उसकी कठोरता और मृदुता चेंज कर सकते हैं। यानी यहां पे लिख देता हूं मैं, परिस्थितियां देखो, परिस्थितियां बदलकर आप कठोरता और मृदुता इन दोनों को बदल सकते हैं, कठोरता व मृदुता को बदल सकते हैं। किस प्रकार बदल सकते हैं, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं अपन बोरोन का, इसका। अब देखो, एक आपके पास BF3 है और एक है आपके पास BH3 मान लो, समझ में आया। अब यहां पे जो ये बोरोन है ना, ये क्या है, कठोर है, और यहां पे ये बोरोन है ना, ये सॉफ्ट है यानी मृदु है। क्यों, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो यहां पे लगा हुआ ये लिगेंड है ना, फ्लोरीन, ये कठोर है, कठोर बेस। यहां पे जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा,
तो क्या हो गया, बोरोन सॉफ्ट हो गया। अगर बोरोन है जो लिगेंड फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो क्या होगा, ये हार्ड हो जाता है। यानी जो लिगेंड है ये इसको कन्वर्ट कर रहा है हार्ड और बेस में, यानी इसकी प्रकृति को चेंज करता है। तो सहजीवन में क्या होता है कि आप परिस्थिति एनवायरनमेंट चेंज कर दो। यहाँ पे देखो, अगर आप कठोर लेते हैं तो आपका जो ये है सेंटर एटम है ये भी कठोर हो जाता है। अगर लिगेंड आप सॉफ्ट लेते हैं तो सेंटर एटम वाला है ये भी आपका सॉफ्ट हो गया। समझ गए? तो इस प्रकार सहजीवन में होता है। सहजीवन में कुछ और क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए सहजीवन का, जैसे BF3, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, H माइनस प्लस BH3F माइनस। ये देखिए यहाँ पे देखिए BF3 क्या है, यहाँ पे हार्ड है यानी कठोर है। H क्या है, H माइनस यहाँ पे सॉफ्ट है। BH3 क्या होगा, सॉफ्ट होगा, और F क्या होगा, हार्ड होगा। तो ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये रिएक्शन होगी। समझ में आया? और ये रिएक्शन होके प्रोडक्ट क्या बनाएगा आपके पास, एक तो बनाएगा BF4। जो आपका BF4 है ये क्या होगा, ये हार्ड से बना होगा, प्लस BH4, जो BH4 है ये सॉफ्ट से बना होगा। यहाँ पे जो बोरोन है ये भी सॉफ्ट हो गया, और हाइड्रोजन है वो सॉफ्ट है, इस कारण से। समझ में आया? एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और आता है। देखिए जैसे R2S है और BF3 है, इसकी रिएक्शन R2O से आप करवाते हैं तो क्या होगा। देखो R2S है वो सॉफ्ट है, BF3 क्या है, हार्ड है, और जो R2O है ये हार्ड है। तो ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, होगी ना। आगे प्रोसीड होगी तो आपको जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलने वाला है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जैसे देखो एक तो बनेगा R2O BF3। क्यों R2O BF3, जो हार्ड है ये रिएक्शन कर लेंगे, प्लस जो आपका R2S है जो आपका सॉफ्ट था वो बाहर निकल जाएगा। समझ में? तो ये हार्ड का क्या बनेगा, स्थायी संकुल बन जाएगा। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी इस चैप्टर में ओनली, कि अगर आपने हार्ड प्लस हार्ड की इंटरेक्शन करवा दी तो आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल होगा। अगर आपने सॉफ्ट की करवा दी, सॉफ्ट की इंटरेक्शन करवाई तो भी स्टेबल बनेगा। अगर आपने हार्ड प्लस सॉफ्ट ले ली तो भाई फिर गड़बड़ है, फिर क्या, अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। पर सहजीवन में क्या होता है, वो अनस्टेबल नहीं बनाएगा, वो क्या करेगा, उसकी प्रकृति को चेंज करेगा। देखो यहाँ पे जैसा यहाँ पे हुआ है। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। जैसे आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ था BF3.CO एंड BH3.CO। यहाँ पे इनमें से कौन सा स्थायी है और कौन सा अस्थायी, ये ध्यान करना है, ये देखना है। तो देखो BF3CO, BF3 क्या है, ये है हार्ड, और CO क्या है, ये है सॉफ्ट। एक बात और, दूसरा BH3 है आपके पास, BH3 क्या है, BH3 देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, H है तो ये सॉफ्ट है, और CO क्या है, यहाँ पे सॉफ्ट है। तो कौन सा स्थायी होगा इनमें, सॉफ्ट वाला क्या होगा, स्थायी। समझ में आया? और ये हार्ड है ये सॉफ्ट है, ये तो क्या होगा, अस्थायी। समझ में आया? तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी इस चैप्टर में आ सकते हैं, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बचा है बस इसका, तो उसको भी आपको बता देता हूं। देखिए वो जो क्वेश्चन है वो है HSAB सिद्धांत के अनुप्रयोग। HSAB सिद्धांत जो है उसके आपको क्या लिखना है, अनुप्रयोग लिखना है। ओके, क्या लिखना है, अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग में क्या क्या देखना है, पहला इसके मतलब यूजेज क्या हो गए। तो संकुल का आप स्थायित्व ज्ञात कर सकते हो, संकुल का स्थायित्व। पहली बात, संकुल का स्थायित्व कैसे, जैसे आपके पास हार्ड प्लस हार्ड हुआ तो वो क्या हो गया, स्थायी, स्टेबल हो गया। अगर आपके पास हार्ड एंड सॉफ्ट है तो वो क्या हो गया, अस्थायी हो गया। ये बात समझ में आई? और सॉफ्ट है तो भी वो क्या हो गया, स्थायी हो गया। तो ये संकुल का स्थायित्व तो आप ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, इससे आप क्या ज्ञात कर सकते हो, जो उभय तंतुक लिगेंड है उनमें संकुल में उपसह संयोजन का आप अनुमान लगा सकते हैं, आप अभिक्रिया होने का अनुमान लगा सकते हैं। तीसरा, इसमें
चौथा अगर अपन बात करें तो जो किसी अम्ल और क्षार की जो कठोरता होगी उसका थोड़ा बहुत इमेजिनेशन हो सकता है इसमें। फिफ्थ अगर अपन बात करें तो धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन होता है, जैसे धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन। अब ये कैसे होता है इसके बारे में मैं बता दूं। जो धातु उत्प्रेरक होते हैं उनका कुछ पदार्थों का विषाक्तन होने का मतलब क्या होगा कि इसमें जो उत्प्रेरक का गुण होता है वो समाप्त हो जाता है। कैसे, जो आपके पास प्लेटिनम है, ये क्या होते हैं, जो सीवो क्या हुआ है, सीवो एक आपका जैसे विषाक्त है, ये मान लो पॉइजनस है। अब सीओ का पॉइजनस है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके विषाक्तता को खत्म करना है। खत्म कैसे होगा, ये पैलेडियम और प्लेटिनम इसके साथ रिएक्शन कर जाएगी सरफेस के साथ। क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट है और ये भी क्या है, सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट रिएक्शन करके एक स्थायी संकुल बना लेगी और सीओ की विषाक्तता खत्म हो जाएगी। समझ में आया। अगर अपन आगे बात करें अनुप्रयोगों में, छठा इसमें अभिक्रिया की दर की थोड़ी सी बात कर सकते हैं, अभिक्रिया की दिशा की भी बात कर सकते हैं। जो खनिजों की प्राप्ति है उसमें मैंने बताया जो मैग्नीशियम है आपका जो कैल्शियम है, ये तो आपको मिलेंगे कार्बोनेट के रूप में, जैसे आपको मिलेगा MgCO3 के रूप में, ओके, और CaCO3 के रूप में ऐसे मिलते हैं। जबकि जो आपके पास ये होते हैं ना, कॉपर हो गया, चांदी हो गया, Hg हो गया, जैसे कॉपर हो गया, Hg+ हो गया, Ag+ हो गया, ये सब भी आपको सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। अब ये सल्फाइड के रूप में क्यों मिलते हैं, सल्फाइड क्या है, सॉफ्ट है, और ये भी क्या है, सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट के बीच में इंट्रैक्शन होगी तो आपको क्या मिलने वाला है, एक स्थायी संकुल। यहाँ पे मैग्नीशियम हार्ड है, कैल्शियम हार्ड है, और जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2-, ये भी क्या होता है, हार्ड होता है। इस कारण ये इंट्रैक्शन होता है। समझ में आया। अब हाइड्रोजन के हैलाइड हैं, उनका स्थायित्व ज्ञात कर सकते हैं, जैसे फ्लोरीन का ज़्यादा, Cl का फिर कम, ब्रोमीन का, ठीक है, और फिर आपके पास आयोडीन का आ जाता है। तो इससे आप HF, HCl, HBr, फिर HI ऐसे कर सकते हैं इसको। समझ में आया। तो ये हुआ आपका यूनिट फर्स्ट HSAB। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कुछ भी नहीं छूटा चैप्टर में। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप CP शर्मा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।